हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फेयर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम किसने देखा था? चार्ल्स मेसन ने। और कब देखा था? 1826 ईस्वी में। और कहाँ पर देखा था उन्होंने? पंजाब के साहिवाल नामक स्थान पर देखा था। तो हड़प्पा के टीले को चार्ल्स मेसन ने देखा सबसे पहले, और उन्होंने इस बात का जिक्र अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्मनी में किया है। और ये बुक उनकी कब प्रकाशित हुई थी? 1842 ईस्वी में। तो नैरेटिव ऑफ जर्मनी में उन्होंने उल्लेख किया है हड़प्पा के टीले का, और इससे पूर्व भी 18वीं शताब्दी के आसपास सबसे पहले पर्सन जो माने जाते हैं उनका नाम है टॉली पैंथर, जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को देखा था या हड़प्पा के टीले को देखा था, पर उन्होंने इस तरफ कोई ऐसा खास ध्यान नहीं दिया था। तो इसलिए हम चार्ल्स मेसन को ही सर्वप्रथम व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बात का उल्लेख अपनी बुक में भी किया है। और 1853 में जब कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो जो इंजीनियर थे, दो भाई थे, विलियम स्टर्न और जेम्स स्टर्न, तो उन दोनों ने जब वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट किया, तो वो रेल लाइन बिछाने के लिए ही खुदाई कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने खुदाई करी तो वहाँ पे ईंटें निकलना स्टार्ट हो गई, और ईंटों के साथ साथ कुछ अवशेष भी उन्हें प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और वो अपना, क्योंकि उन्हें वहाँ से ईंटें प्राप्त हुई, हालांकि ईंटें देखकर वो समझ गए थे कि ज़रूर यहाँ पे कुछ पुरानी सभ्यता, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये जो सभ्यता है, मतलब इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में कभी नहीं आई, और उनका ध्यान केवल अपने काम के ऊपर था। तो उन्होंने जो है वहाँ पर ईंटें निकालना शुरू कर दिया। हालांकि जब ये बात अलेक्जेंडर कनिंघम के कान तक गई, तो उन्होंने 1856 ईस्वी में, आपको पता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम वह व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना की थी, और उसके पहले महानिदेशक भी थे। तो 1856 में या 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहाँ क्या किया? हड़प्पा पे विजिट किया, वहाँ अन्वेषण के लिए गए, और उन्होंने इसकी एक रिपोर्ट तैयार करी, और वो उन्होंने परमिशन मांगी लॉर्ड डलहौजी से कि भाई यहाँ पर खुदाई की जानी चाहिए, ज़रूर यहाँ पे प्राचीन सभ्यता के हमें अवशेष प्राप्त होंगे, या पुराने समय की सभ्यता यहाँ पर ज़रूर रही होगी, लोग रहते होंगे। बट उनकी इस बात पर लॉर्ड डलहौजी ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर 1861 ईस्वी में उन्होंने दोबारा एफर्ट किया लॉर्ड कैनिंग के काल में, और लॉर्ड कैनिंग से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई अपनी रिपोर्ट भेजी उन तक, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो उनको ये लग रहा था कि भाई जो भी मैं कोशिशें कर रहा हूँ, तो उनको कोशिश जो थी उनको सफल होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। तो 1875 ईस्वी में जो भी उन्हें खुदाई के दौरान, उन्होंने खुदाई की परमिशन पूरी तरीके से मांगी थी, लेकिन उन्हें नहीं मिली। फिर भी उन्होंने जैसे भी वहाँ पे जो भी अपनी मर्जी से खुदाई करवाई, तो वहाँ पे जो भी उन्हें अवशेष मिले या बहुमूल्य या कीमती चीज़ें मिली, उन्होंने वो सब कलकत्ता के, यानी जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कलकत्ता में। तो कुछ चीज़ें उन्होंने कलकत्ता में रखवा दी, और कुछ जो बेशकीमती थी उन्होंने वो इंग्लैंड यानी अपने देश उन्हें भेज दिया। अब उनके एफर्ट, उनकी कोशिशें भले ही उस समय पर नाकाम रही हों, लेकिन 1921 ईस्वी में, अब पहली स्लाइड पे ही आते हैं हम अपनी, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने सर जॉन मार्शल को एएसआई का महानिदेशक बनाया। अब एएसआई
आपको भारतीय पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक बनाया। तो जो सर जॉन मार्शल थे उन्होंने 1921 में दयाराम साहनी और प्लस एक पर्सन और थे रखालदास बनर्जी, इन दोनों को परमिशन दी कि भाई आप वहाँ पर जाके खुदाई कीजिए। तो दयाराम साहनी ने जब वहाँ पर खुदाई की तो उन्होंने हड़प्पा शहर की खोज की, और दयाराम साहनी ने जो वहाँ से अवशेष उन्हें प्राप्त हुए उसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार जो समय बताया गया कि लगभग ये जो सभ्यता है 4700 साल पहले की सभ्यता मानी उन्होंने, और 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इस संस्कृति का जो काल है वो माना गया। और ऐसा कहा जाता है कि एक नगरीय सभ्यता थी और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है कि भाई नवपाषाण काल के समय पर ही हमारी ताम्र पाषाण काल सभ्यता भी आई थी, और उसी दौरान मनुष्य ने पहली बार तांबे धातु का प्रयोग करना सीख लिया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर जो कांसा है, अब कांसा किससे मिलके बनता है? आपका तांबा और प्लस टीन, यानी दो धातुओं की से मिलकर एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, उसे हम कांसा बोलते हैं या ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो उस कांसे के बर्तन, मूर्तियाँ, आभूषण हमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, और ये आद्य इतिहास के अंतर्गत मानी जाती है। अब इसके काल को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये हमारा एक मान लीजिए टाइम पीरियड है। अब यहाँ जो पहली शताब्दी है, इस पहली शताब्दी को हम ईसा मसीह के जन्म का वर्ष मानते हैं, इसे हम उनका जन्म वर्ष मानते हैं। अब उससे अगर हम आगे की तरफ जाते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म का जो बाद का काल है उसे हम ईस्वी में, यानी कि ये अब हमारा 2000 साल का समय बीत चुका है, ठीक है, अब हम 2022 में आ चुके हैं, और इधर का जो टाइम है वो ईसा मसीह के जन्म से, यानी जिसे हम ईसा पूर्व भी कहते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो हम समय मानते हैं वो इस टाइम पीरियड को मानते हैं, पहली शताब्दी से पहले का जो समय है। तो इस सभ्यता का लगभग काल इधर आप 2500 साल पहले से लेके इधर आप 1750 BC तक मान सकते हैं, या 1750 ईसा पूर्व तक का समय हम इसे मान सकते हैं। तो इस बीच में हमारी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल इसे माना गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा टाइम पीरियड। तो टोटल मिला के लगभग यानी 2200 साल ये और 2500 साल ये, तो कम से कम 4700 साल पहले की ये सभ्यता मानी गई है। और कुछ इतिहासवेता तो इसे 7000 साल या 8000 साल पुरानी सभ्यता भी मानते हैं, लेकिन जो इसका एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड माना गया है वो 4700 साल पहले का माना गया है। अब जो हमने पहली स्लाइड पढ़ी, उस पहली स्लाइड में से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं या एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो प्रश्न, ये प्रश्न मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो आपको हेल्प करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ समझने में भी हेल्प करेंगे और आपको याद भी हो जाएंगे हैंड टू हैंड, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हड़प्पा शहर की जो हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा शहर की खोज कब की गई थी? तो हड़प्पा शहर की खोज 1920 ईस्वी, 21, 22 या 23। तो इसकी खोज अभी हमने पढ़ा 1921 ईस्वी में की थी, और किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी, और उनको ये परमिशन किसने दी थी? सर जॉन मार्शल ने। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि हड़प्पा शहर की खोज के समय जो भारत के आपके वायसराय कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन हड़प्पा शहर की खोज के समय भारत में वायसराय थे। अब नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा था? दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल, चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा चार्ल्स मेसन। कब देखा था? 1850
1826 ईस्वी में। और इसका जिक्र उन्होंने कब किया? 1842 में प्रकाशित उनकी जो बुक है नैरेटिव ऑफ जर्मनी, उसमें इन्होंने जिक्र किया हड़प्पा के टीले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? चार्ल्स मेसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2700 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व, 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, या कोई निश्चित काल नहीं है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और ये टाइम पीरियड भी मैंने आपको जो समय काल है वो समझा दिया है, तो आशा करती हूँ कि आपको वो समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को, और नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये हमारा जॉन मार्शल के द्वारा। और इसका जो नाम है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि इसके जो जितने भी जगह जो हमें मिली हैं वे सिंधु नदी के आसपास का ही क्षेत्र है। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंहुदड़ो है, और भी क्या कहते हैं आपका रोपड़ है। तो ये जो जितने भी शहर है या नगर जो हमें मिले हैं वो सिंधु घाटी नदी के आसपास मिले हैं या उसकी सहायक नदियों के आसपास ही हमें मिले हैं खुदाई के दौरान। और हड़प्पा के साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, राजस्थान से, पाकिस्तान के सिंध प्रांत से। और यह सभ्यता क्यों महत्वपूर्ण है? अपनी नगर निर्माण योजना के लिए और जल पद्धति योजना के लिए। तो ये किस पर आधारित थी? जो इसकी नगर निर्माण योजना थी वो आपकी ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। अब कैसे? जैसे कि 4 सड़क है, ठीक है, एक दूसरे को कोण पर काटती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मकान मिले हैं वो आयताकार शेप में मिले हैं और एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर वे में वो बने हुए थे। तो इसी को हम ग्रिड पद्धति बोलते हैं। और मकान बनाने से पहले या घर बनाने से पहले वो लोग क्या करते थे? सबसे पहले जल निकासी का उन्होंने जो है कि भाई जो पानी है हमारा घरों का वो कैसे यहाँ से ड्रेन होगा, तो इस पद्धति पर भी उन्होंने सबसे पहले काम किया, जो कि आज के शहरों में हमें देखने को मिलती है। वो आज से लगभग 4500 साल पहले हमने हड़प्पा के नगरों में हड़प्पा की खुदाई के दौरान हमने उन पद्धतियों को देखा है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के शहर कौन कौन से हैं इस मैप में हम समझ लेते हैं। कौन कौन से हैं ये देखिए, आपका हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, फिर आपका मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे, इसी तरीके से रोपड़ है सतलुज नदी के किनारे, आपका बनावली है हरियाणा में, कालीबंगन है आपका घग्गर नदी के किनारे, और धोलावीरा है रन ऑफ कच्छ में, सूरकोटदा, लोथल आपका एकमात्र ऐसा शहर माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि एक बंदरगाह था जहाँ से दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता था। और ये हमारा पश्चिम और उत्तर भारत का क्षेत्र है जहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अधिक से अधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब जो महत्वपूर्ण नगर हैं और वो नगर किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो जो हमारी हड़प्पा शहर है वो कहाँ है? रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा हमारा राजस्थान में स्थित है और यह है घग्गर नदी के किनारे, लोथल हमारा गुजरात में स्थित है और कहाँ पर है? भोगवा नदी। तो हम लिख भी देते हैं इसको गुजरात
इधर ये आपका घग्गर है, कालीबंगा ये हमारा राजस्थान में है। फिर हमारा सिंधु घाटी, तो ये तो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत से है। इसी तरीके से आपका हड़प्पा है, ये भी हमारा पाकिस्तान में स्थित है। राखी गढ़ी हमारा हरियाणा में स्थित है। और सरस्वती नदी के किनारे था, जो कि आज के समय में विलुप्त हो चुकी है। रोपड़ हमारा पंजाब में है। कौन सी नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। और मांडा हमारा कहाँ पे स्थित है? जम्मू में। कौन सी नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे पर बसा हुआ ये शहर है। अब एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी आते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा था, सबसे उत्तरी नगर कौन सा था, सबसे पश्चिमी नगर कौन सा था, या फिर सबसे दक्षिणी नगर कौन सा था। तो मांडा जो है हमारी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर था, और मांडा मैंने अभी बताया चेनाब नदी के किनारे पर था। इसी तरीके से हमारा पूर्वी शहर कौन सा है, मैं इधर लिख भी देती हूँ। आलमगीरपुर है, कौन सी नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। फिर हमारा आता है पश्चिमी नगर सूतकेंगडोर, और कहीं कहीं पे इसको सूतके जेंडोर भी बोला जाता है। तो ये हमारा पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। तो ये सबसे पश्चिमी नगर माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। इसी तरीके से दैमाबाद दक्षिणी नगर, ये तो इजीली याद भी हो जाएगा, दक्षिणी दैमाबाद। तो दक्षिणी नगर हमारा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे उत्तरी नगर कौन सा था? हमारा मांडा। तो आपको इन चारों शहरों के नाम पता होने चाहिए, कौन सी नदियों के किनारे है ये भी आपको पता होना चाहिए। मांडा आपका चेनाब है, आलमगीरपुर हिंडन है, और सूतकेंगडोर आपका डास्क नदी के किनारे पर स्थित है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंधु घाटी शब्द गढ़ा गया था, तो ये तो अब सभी को याद हो गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता शब्द क्यों गढ़ा गया था और किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, चार्ल्स मेसन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर जो होगा हमारा वो होगा जॉन मार्शल। और क्यों रखा था? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में ही हड़प्पा सभ्यता के शहर खुदाई के दौरान मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है कृषि कार्यों के लिए, पशुपालन के लिए, व्यापारिक गतिविधियों के लिए, नगर नियोजन पद्धति के लिए। तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा नगर नियोजन पद्धति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित था? सतलुज, चेनाब, रावी, सिंधु। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा चेनाब नदी के किनारे पर स्थित था। और सबसे हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर मांडा था। और कहाँ पर स्थित है मांडा? हमारा जम्मू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। मांडा जम्मू अभी हमने पढ़ा है सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित था। दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी शहर था। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी शहर, और सूतकें जेंडोर बलूचिस्तान कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा पर स्थित नगर था। तो हमारी ए की जोड़ी 2 के साथ सेकंड में लग रही है और बी का 4 के साथ। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा सेकंड। इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आपको सीटेट में ज़रूर देखने को मिलते हैं और अलग अलग एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, तो ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के, अब हम नगरीय सभ्यता थी ये, या इसके जीवन के बारे में, लोग किस तरीके से रहते थे, लोग क्या कार्य करते थे, तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2 नगरों में विभाजित था। जो उसके नगर थे,
उसके जो नगर थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थे। पहला था पूर्वी भाग, जिसे हम निचला नगर बोलते थे, और जो ये निचला नगर होता था ये आम जनता के लिए, ठीक है, आम लोगों के लिए रहने का स्थान होता था। इसी तरीके से जो पश्चिमी भाग होता था वो ऊंचा नगर या दुर्ग होता था, जहाँ पर जो आपके राजा, ऐसा तो नहीं माना जाता कि उस टाइम पर राजा होंगे, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग थे, वर्ग में भी विभाजित नहीं था उस समय पर समाज, लेकिन जो मतलब जिनके घर अच्छे होंगे या जिन पर पैसा अच्छा होगा उस टाइम पर, या जिसके पास ज़्यादा पालतू जीव होते होंगे, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब उनके समाज के हिसाब से जो उनका पैरामीटर था, उस हिसाब से जो निचला नगर था वो आम लोगों के लिए था, और जो पश्चिमी भाग था वो उच्च लोगों के लिए था। अब यहाँ के मकान कैसे बने होते थे? पक्की ईंटों के बने होते थे, और ईंटों का आकार रेशियो में 4:2:1 का होता था, यानी प्रॉपर तरीके से ईंटें बनाई गई थी और एक ही आकार की ईंटें थी। जो नॉर्मल लोगों के घर होते थे, यानी आम लोगों के जो घर होते थे, उनमें 4 से 6 कमरे होते थे, जबकि जो बड़े बड़े मकान थे उनमें 30 कमरे तक होते थे, और मकान में किसी तरह की कोई खिड़की भी नहीं होती थी। अधिकतर मकान 2 मंजिला मिले हैं। बड़े घरों में 30 कमरे होते थे। सीढ़ी वाले घर होते थे, यानी सीढ़ी भी होती थी, रसोई घर भी होता था, स्नान घर भी होता था, क्योंकि जब उन्होंने घरों में घर बनाने से पहले वो ड्रेनेज सिस्टम बनाते थे, यानी जल निकासी पद्धति का निर्माण करते थे घर बनाने से पहले। तो जाहिर सी बात है रसोई और स्नान घर भी वहीं पे होता था, और जो घर का मेन दरवाज़ा था वो मेन सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की ओर खुलता था, यानी पीछे के दरवाजे होते थे, मुख्य सड़क की ओर दरवाज़ा नहीं खुलता था बल्कि पीछे के रास्ते पर खुलता था। और घर के अंदर पानी के लिए एक कुआं भी, पानी का कुआं ज़रूर होता था, और जो नालियाँ थी, क्योंकि जल निकासी पद्धति और नगर निर्माण योजना के लिए ही हड़प्पा संस्कृति को जाना जाता है, तो वहाँ पे जो नालियाँ थी वो पक्की बनाई जाती थी। कैसे? मोटार, चूने व जिप्सम का प्रयोग करके, ताकि हम चूने और जिप्सम का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि सीलन ना आए। तो मतलब उनके पास इतनी तकनीक और इतना दिमाग था कि उन्होंने इस तरह की पद्धति का निर्माण आज से 4,500 साल पहले कर लिया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन शैली कैसी थी? जीवन शैली, या जिसे आप सामाजिक भी बोल सकते हैं कि सामाजिक जीवन कैसा था उनका, तो हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज था। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अब प्रकृति में किस किस की पूजा करते थे? पीपल की, बैल की, सफ़ेद कबूतर की पूजा ये लोग करते थे। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हमें किसी भी प्रकार के मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी कि उन्होंने अपने शहरों में किसी भी मतलब पूजा का कोई स्थान नहीं था उनका, तो वो प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन किसी तरह का कोई मंदिर वहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और हड़प्पा संस्कृति के लोग शिल्प कार्य में, धातु विज्ञान, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई तांबा और टीन को मिलाकर उन्होंने एक नई धातु का निर्माण कर लिया था, कांसे का। इसी तरीके से हाथी दांत के आभूषण तैयार करना, पत्थर काटने का काम तो हम आपको पता ही है कि पाषाणकालीन सभ्यता से ही चला आ रहा था, कि पत्थर के औजार बनाना, उसके बाद बर्तन भी बनाए गए, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है पत्थरों से बनाई जाती थी। और मोतियों को तराशने का काम, जहाज उद्योग में भी संलग्न थे। अब जहाज उद्योग क्यों संलग्न थे? क्योंकि पता है कि जो लोथल है, जो हमारा गुजरात के अंदर हड़प्पा कालीन शहर है, वो एक बंदरगाह था, और बंदरगाह से हमें पता है कि हम एक देश के साथ व्यापार करते हैं, एक देश दूसरे देश के साथ जब व्यापार करता है तो हम उसमें, अब जाहिर सी बात है कि जल परिवहन का इस्तेमाल करते थे वो लोग, तो इसलिए वो जहाज बनाने में भी संलग्न थे। और कांसे का निर्माण उन्होंने क्योंकि कर लिया था, तो औजार, मूर्ति, आभूषण वो उसी के बनाते थे, और वही अवशेष भी हमें मिले हैं। इसी तरीके से गाय, भैंस, भेड़, बकरी भी वे पालते थे, मछली भी पकड़ते थे। और कपास की खेती सर्वप्रथम यहीं से शुरू हुई।
अब जो हमारा मेहरगढ़ है, जो 7000 साल पहले हम मानते हैं, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले गेहूँ और जौ की खेती के अवशेष मिले थे, जो कि हमने आपकी नवपाषाण कालीन शहर माना जाता है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के भी बहुत सारे अवशेष मिले हैं, और कपास की सर्वप्रथम जो खेती हुई थी वो वहीं से शुरू हुई थी। कहाँ से? मेहरगढ़ से। और लोग गेहूँ जो चावल भी उगाते थे। टेराकोटा एक मिट्टी होती है, स्टेटराइट पत्थर से बनती है, तो उस टेराकोटा के खिलौने भी बनाए जाते थे। अब इनकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, अब व्यापारिक गतिविधियों के अंतर्गत हड़प्पा में व्यापारी वर्ग का शासन था। हड़प्पा सभ्यता के लोग बेबीलोन और सुमेरियन लोगों के साथ व्यापार करते थे। तो जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है, पश्चिम उत्तर भारत है, उससे ऊपर की तरफ हमारा बेबीलोन और सुमेरियन जो जगह है, जो सुमेरियन लोग थे, वो जो है भारत के साथ व्यापार करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करते थे। ये आपकी मेसोपोटामिया हो गया या मिस्र की सभ्यता हो गया, तो यहाँ से उनका क्या था? व्यापार होता था। और इनका जो वस्तु विनिमय प्रणाली, ये जिसे हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का एक्सचेंज करना। जैसे कि अगर मैंने आपसे चावल लिए, तो अगर आपके खेत में चावल हो रहे हैं और मैंने चावल लिए, तो अगर मेरे खेत के अंदर गेहूं मैंने बोया है, तो चावल के बदले चावल मैं आपसे ले लूँगी और आपको गेहूं दे दूँगी। तो उस टाइम पर मुद्रा का इतना चलन नहीं था। हालांकि मुद्राएं भी पाई गई हैं स्टेटराइट पत्थर की बनी हुई, लेकिन मेन जो था वहाँ पे व्यापारिक प्रणाली जो थी वो थी बार्टर सिस्टम पर आधारित, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, यानी वस्तु का आदान प्रदान भी हम इसे बोल सकते हैं। अच्छा, उस टाइम पर हमारे जो माप तोल के जो जिसे कहते हैं हम वेट जो होते हैं, तो वो मिला करते थे उस टाइम पर। तो उनका जो अनुपात होता था वो 16 का अनुपात 32 का और 64, तो ये अनुपात में वो मिले। और हमें किस शेप में मिले थे? वो क्यूबॉइड शेप में। अब आपको क्यूबॉइड शेप तो पता ही होगी, ये हमारी क्यूबॉइड शेप है। तो इस शेप के हमें क्या मिले हैं? वहाँ से हमें मापने के जो पत्थर है माप तोल के, वो मिले हैं। और कौन सी शेप में के मिले हैं? क्यूबॉइड शेप के। अच्छा, और जो वहाँ से जो मोहर या सील प्राप्त हुई है, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ पर मोहर लगाते हैं अपनी, ठीक है, किसी कंपनी का नाम जिस तरीके से हम छापते हैं, तो इसी तरीके से उनकी जो मोहर होती थी या सील जो वहाँ से प्राप्त हुई है, वहाँ पे बाघ, भैंस और बैल के चित्र भी मिले हैं। अब अलेक्जेंडर कनिंघम को जो वहाँ से मोहर प्राप्त हुई थी, तो उस पे एक सांड का चित्र बना हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को 1856 ईस्वी में हड़प्पा से अवशेष के रूप में क्या मिला था? तो वहाँ से उन्हें एक मोहर प्राप्त हुई थी सांड के चित्र वाली। अब आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी, यानी कहाँ कहाँ से वो वस्तुएं इंपोर्ट करते थे या मंगाते थे? तो जो सोना है वो कोलार कर्नाटक से मंगाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। चांदी अफगानिस्तान से मंगाते थे। ताम्र यानी तांबा खेतड़ी राजस्थान से, और आपको पता है कि तांबा आज भी राजस्थान के अंदर बहुत अधिक मिलता है। और टीन वो अफगानिस्तान से मंगाते थे। इसी तरीके से शैल खड़ी, जिसे हम स्टेटाइट पत्थर भी बोलते हैं, वो ईरान व कीर्थर की पहाड़ियाँ, कीर्थर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? आपका पाकिस्तान में। तो कीर्थर की पहाड़ियों से वो क्या है? शैल खड़ी पत्थर मंगाते थे। तो आई होप कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता पर जो हमारी पहली क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी सिंधु घाटी सभ्यता का, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसमें हम जगहों के नाम पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए इसके बारे में पढ़ेंगे, और किस स्थान की खोज किसने और कब की उसके बारे में भी हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी सिंधु घाटी सभ्यता पर
उसमें हम पढ़ेंगे। तो आप मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। आप लाइक मत कीजिए, चाहे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, पर आप मेहनत करिए, आप पढ़िए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मेरे नोट्स से आपको 1% भी हेल्प मिलती है तो मैं खुद इस बात का आभार प्रकट करूँगी आप लोगों को कि हाँ, मेरी जो मेहनत है वो धीरे धीरे रंग ला रही है। किसी को सफलता की ओर ले जाना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अपने लिए तो हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से किसी और का भी भला होता है तो उससे बड़ी चीज़ जीवन में कुछ नहीं हो सकती। मैं अ, मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, बस यही है कि आप मेहनत करिए और पढ़िए। मुझे लगता है कि आपके पढ़ने से, मेहनत करने से चीज़ें आसान हो जाती हैं और हो जाएंगी जो आगे आगे धीरे धीरे, क्योंकि हमें एग्ज़ामिनर का नहीं पता कि भाई वो कौन से टॉपिक से कब कौन सा क्वेश्चन उठा के दे दे। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है, और मेरी कोशिश यही है कि मैं उन छोटी छोटी चीज़ों से भी आपको अवगत कराऊं या आपको जानकारी दूं, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ ना छूटे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।